C4 साइकिल कंफ्यूजिंग लगता है, समझ नहीं आता कि मेसोफिल सेल्स क्या है, बंडल सीड सेल्स क्या है, कहाँ पे पेप्केज एंजाइम है, कहाँ पे रुबिस्को एंजाइम है। तो आइए आज समझते हैं, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। C4 पाथवे। C4 पाथवे का नाम C4 पाथवे क्यों है? क्योंकि जो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये होता है 4 कार्बन का प्रोडक्ट। 4 कार्बन का प्रोडक्ट होने की वजह से इसका नाम C4 पाथवे है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, 4 कार्बन का, जिसका नाम क्या है, OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब C4 पाथवे को हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले हैच एंड स्लैग साइंटिस्ट ने ही बताया था। अब C4 प्लांट्स C3 प्लांट से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कभी नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? C2 साइकिल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जाके पीछे वाली वीडियो में पढ़ लीजिएगा। फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कभी भी C4 प्लांट में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल डजंट अकर इन C4 प्लांट्स। अब C4 प्लांट्स में ये क्यों नहीं होता है? इसका रीजन भी ये है कि C4 जो प्लांट्स होते हैं ना, उसकी जो लीफ एनाटॉमी होती है उसमें एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेंस। क्रेंस का मतलब होता है वृत्त। क्रेंस का मतलब होता है वृत्त। ये एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन है कि क्रेंस का मतलब होता है वृत्त। वृत्त का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेल। अब यहाँ पे डिफरेंट सेल्स क्यों लिखा है? क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। C4 प्लांट्स में क्या होता है, 2 टाइप की जो है सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल? एक तो मीजोफिल सेल, एक होता है बंडल सीड सेल। मीजोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल। C3 प्लांट्स में सिर्फ मीजोफिल सेल्स होती हैं और C4 प्लांट्स में बंडल सीड सेल्स भी होती हैं। अब इसमें देखिए, अब हम इसके लीफ की एनाटॉमी को पढ़ लेते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि C4 प्लांट्स में क्रेंस एनाटॉमी क्या होती है। अब देखिए ये C4 प्लांट की लीफ है, ठीक है, ये देखिए ये है लीफ। अब ये इसमें आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर लीफ की बाउंड्री पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? ताकि अच्छे से जब लाइट आए तो उसको अच्छे से ट्रैप कर पाए, ठीक है। तो ये मीजोफिल सेल्स हैं। अब ये देखिए वॉस्कुलर बंडल है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया ये वॉस्कुलर बंडल्स है। ये वॉस्कुलर बंडल है जो कि रेड कलर से डोनेट किया गया। ये एक जाइलम या फिर फ्लोएम होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि वॉस्कुलर बंडल जाइलम या फ्लोएम होते हैं। अब ये वॉस्कुलर बंडल को सराउंड कर रहे हैं बहुत सारे सेल्स। कौन से? मल्टी सेलुलर सेल्स हैं यहाँ पे। इसमें एक एक सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं बंडल सीड सेल, इसका एक एक सेल क्या है, बंडल सीड सेल है, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे, देखिए ना बहुत सारे हैं, ब्लू कलर से बनाया है। और उसके बाद देखिए इसमें कोई, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और ये जो एक इनकी खास बात ये है कि जो बंडल सीड सेल्स हैं ये इम्परमिएबल टू गैस होते हैं। इम्परमिएबल टू गैस होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ना तो इससे कोई भी गैस बाहर आ सकती है, ना तो कोई गैस अंदर आएगी, ना तो कोई गैस बाहर जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब जो है अब इसमें बंडल सीड सेल में इसका काम एक और होता है कि ये क्या करता है, रुबिस्को को ट्रैप कर लेता है। रुबिस्को को ट्रैप कर लेगा, जब ये रुबिस्को को अपने अंदर छुपा लेगा, और ये क्या है, ये इम्परमिएबल है यानी कि इसके अंदर कोई गैस आ नहीं सकती। तो जब ये रुबिस्को को भी अपने अंदर ट्रैप कर लेगा तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर इन C4 प्लांट्स। मतलब कि देखिए ये जो बंडल सीड सेल्स है इसका 2 काम है। क्या काम है? एक तो ये इम्परमिएबल टू गैस है, तो कोई भी गैस चाहे वो CO2 चाहे O2 हो इसके अंदर नहीं जाएगी। और दूसरा काम क्या है कि ये रुबिस्को को अंदर ट्रैप करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है कि बंडल सीड सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होता है, तो ये रुबिस्को को अपने अंदर छुपा के रखता है। तो जब रुबिस्को इसके अंदर है और O2 इसके अंदर जा नहीं पा रही है, तो रुबिस्को जब O2 से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगी। इसीलिए C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। और इसीलिए क्रेंस एनाटॉमी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्रेंस एनाटॉमी इसी को बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे मेसोफिल सेल्स है, ये बंडल सीड सेल है, इसी को बोलते हैं क्रेंस एनाटॉमी, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेल। अब देखिए हम देखते हैं कि C4 प्लांट्स के 2 पॉइंट्स आपको और याद रखते हैं कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनमें पेप्केज एंजाइम होता है। C3 प्लांट्स में क्या था, C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम था, बट यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम क्या एब्सेंट है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, पेप्केज। और बंडल सीड सेल में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, रुबिस्को। अब आइए समझते हैं C4 साइकिल को। अब देखिए ये है मीजोफिल सेल, ठीक है, और ये है बंडल सीड सेल। मीजोफिल सेल के अराउंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अब देखिए मीजोफिल सेल में हमने आपको क्या बताया था कि पेप्केज एंजाइम यहाँ पे होगा, और बंडल सीड सेल में कौन होगा, रुबिस्को। ये रुबिस्को को छुपा लेता है ताकि वो O2 से रिएक्ट ना कर पाए, ताकि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो। अब देखिए मीजोफिल सेल में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 आ रही है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 आ रही है।
अब एटमॉस्फेरिक CO2 जो यहाँ पे है ये H2O से रिएक्ट करती है, क्या करेगी, जो ये CO2 है ये अंदर आके H2O से रिएक्ट करेगी और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगी। क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट एंजाइम, ये बाइकार्बोनेट आयन पेप एंजाइम, पेपकेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसके एंजाइम, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, पेपकेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाएगा। ठीक है, ये पेपकेज एंजाइम क्या करेगा, SCO3 को कन्वर्ट करेगा किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C4 एसिड। अब ये देखिए यही इसका फिक्स प्रोडक्ट है, ये इसका बिल्कुल स्टेबल प्रोडक्ट है जो आगे जाके ट्रांसपोर्ट होगा। इसीलिए C4 साइकिल को C4 साइकिल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बन रहा है C4 एसिड, जिसका नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड भी होता है। ये ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू। कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, बंडल सीट सेल में। अब यहाँ पे जब ये ट्रांसपोर्ट होके आएगा, क्योंकि देखिए अब हमने आपको बताया था ना कि जो बंडल सीट सेल है वो क्या है, इम्परमिएबल टू गैसेज है। अब इम्परमिएबल टू गैसेज है ना, तो CO2 ऐसे तो आ नहीं सकता, तो CO2 की फॉर्म चेंज कर देते हैं। CO2 को क्या करते हैं, घूंघट बना देते हैं। किसका घूंघट बनाएंगे, एक एसिड का, C4 एसिड का, जिसका नाम क्या है, OAA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो ये जाके अब क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, बंडल सीट सेल में। फिर जब ये बंडल सीट सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि ये जो C4 एसिड है ये टूट जाएगा। अब C4 एसिड यानी कि यहाँ पे 4 कार्बन है, तो जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो ये टूटता है। तो जब ये टूटता है तो एक तो 3 कार्बन का एसिड बन जाता है। क्या जो 3 कार्बन का एसिड बनता है इसका नाम क्या है, पेप। कौन सा एसिड बनेगा, पेप बनेगा। ठीक है, और बाकी जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगी। CO2 रिलीज होकर कहाँ जाएगी, C3 साइकिल में। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें C3 साइकिल भी होती है और C4 साइकिल भी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली CO2 से जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो C3 साइकिल के थ्रू ही होता है। तो चाहे वो C4 प्लांट हो चाहे वो C3 प्लांट हो, दोनों में ही C3 साइकिल होनी ही होनी है। तो ये चली जाएगी हमारी C3 साइकिल में, और ये जो C3 से रिलीज हुआ है ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा काहे में, मीसोफिल सेल में। ये जो C3 एसिड है ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वापस से मीसोफिल सेल में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। इस रीजनरेशन के प्रोसेस में कितने ATP लगते हैं, 2 ATPs लगते हैं। अब आइए एक जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी, कहाँ आएगी, मीसोफिल सेल में आएगी। ये CO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट आयन बनाएगी। ये बाइकार्बोनेट आयन पेपकेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आगे जाके C4 एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होगा किसमें, बंडल सीट सेल में, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू। फिर ये C4 एसिड का क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे क्या बनेगी, CO2 और C3 एसिड। C3 से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट आयन बनाएगी। ये बाइकार्बोनेट आयन पेपकेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आगे जाके C4 एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होगा किसमें, बंडल सीट सेल में, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू। फिर ये C4 एसिड का क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे क्या बनेगी, CO2 और C3 एसिड। C3 एसिड यानी कि 3 कार्बन का एसिड, जो कौन है, पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और जो CO2 है वो वापस C3 साइकिल में चली जाएगी। फिर जो पेप है ये कहाँ पे चला जाएगा, वापस से मीसोफिल सेल्स में, क्योंकि इसको और भी तो CO2 पकड़ पकड़ के यहाँ पे लाने हैं ना, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहा, इसीलिए पेप क्या होगा, वापस से मीसोफिल सेल्स में चला जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन, जिसमें 2 ATP लगते हैं। अब आइए समझते हैं कि टोटल ATP कितने लगे C4 साइकिल में, और टोटल ATP कितने लगते हैं पूरे C4 प्लांट में, एक प्रोसेस में। अब समझते हैं टोटल ATP कितने लगे। देखिए C4 साइकिल में कितने ATP लगेंगे टोटल, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ रीजनरेशन का स्टेप ही हो रहा था ना, कि पेप रीजनरेट होके वापस जैसे जा रहा था मीसोफिल सेल्स में, तो उसमें 2 ATP लगते हैं। तो खाली अगर C4 साइकिल में पूछा जाए तो 2 ATP, लेकिन अगर C4 प्लांट्स में पूछा जाए कितने ATP लग रहे हैं तो 5 ATP लगेंगे। कैसे, क्योंकि C4 प्लांट्स में C4 और C3 दोनों साइकिल होती है ना, और C3 साइकिल में 3 ATPs लगते हैं, और C4 साइकिल में 2 ATPs लगते हैं। किस में लगते हैं, रीजनरेशन के प्रोसेस में। रीजनरेशन किसका होता है, पेप यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और तो ये C4 साइकिल के 2 ATPs एंड C3 साइकिल के 3 ATPs, ये मिलके कितने हो गए, टोटल 5। तो 5 ATP लगते हैं C4 प्लांट में और 2 ATPs लगते हैं C4 साइकिल में। इस बात को ध्यान रखिएगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपके कोई भी डाउट है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, I will attach the link in the comment section and in the description.